हेलो। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आपको पुराना मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, जो मैंने अर्थक्वेक और इन्वायरमेंट की हिस्ट्री और इकोसिस्टम पे से पहले का जो मेरा वीडियो है जिसमें ओजोन के बारे में मैंने बताया है, तो अच्छा लग रहा होगा आपको। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इस समय, इसका नाम है इकोसिस्टम, इकोलॉजी का टॉपिक है। और इससे पहले मैं इसको शुरू करूं, इसको मैं बता दूं आपको कि ये दो पार्ट में बन रहा है। ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि जो मैंने इकोसिस्टम को कंसीडर किया है और जो मैंने अपने स्टूडेंटों से सलाह ली है, तो उसमें उन्होंने कहा कि सर इकोसिस्टम को आप ग्लोबल लेवल पे भी बताइए। तो ये पार्ट वन है। पार्ट टू जो चलेगा तो उसमें हम ग्लोबल लेवल पर आएंगे। अभी हम बेसिक कंसेप्ट को अपने क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और एज यूजुअल, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रकाश चंद तिवारी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, कोऑर्डिनेटर IRS इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंस, NEC, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो शुरू करते हैं इकोसिस्टम के बारे में जानने के लिए। तो ये पहली स्लाइड मैं क्लिक कर रहा हूँ, कंटेंट की है मेरे, जिसमें मैं इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन और स्ट्रक्चर और टाइप्स को मैं डिस्कस करूँगा। कुछ कंटेंट्स के साथ और भी मटेरियल्स इसमें हैं। इसके साथ ही देखिए आप इसमें एक चीज़ कि मैंने कंक्लूज़न को ऐड नहीं किया है, क्योंकि जब सेकंड पार्ट वीडियो अपलोड होगा इसके बाद, तो उसमें कंक्लूज़न को हम ऐड कर देंगे। आगे चलते हैं। पहला जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इंट्रोडक्शन जहाँ से शुरू हो रहा है, उसमें मैं फिर से अपने पुराने किताबों को, वेदों को खंगाला हूँ। और इसके पहले जो मैंने हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में जो मैंने वेद को लिया था वो था ऋग्वेद, और काफ़ी पढ़ा था उसको। उसके बाद से मैंने दो वेदों को पढ़ा और उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला है यजुर्वेद। अब इकोसिस्टम यजुर्वेद में कहाँ से आ गया? तो भाई साहब ये सारे सिस्टम जो है सब ऑलरेडी मेंशन्ड है। बस मैं अपने पावर पॉइंट के जरिए, प्रेजेंटेशन के जरिए उनको बाहर निकाल कर आप तक ला रहा हूँ, और बहुत ही सरल तरीके से। यजुर्वेद कहता है, यह वो वेद है जो कि 1100 से 800 BC के मध्यकाल में लिखा गया। यजुर्वेद कहता है कि पृथ्वी को ऊर्जा देने वाली तत्यायनी और धम संपदा देने वाली वित्यायनी, तत्व, तत्यायनी मतलब तत्व, एलिमेंट्स, और वित्यायनी मतलब अर्थ, अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स। वित्यायनी कह के प्रार्थना की गई है, और प्रार्थना के साथ ही जो हमारा अर्थ है उससे हम रिक्वेस्ट किए, और उससे रिक्वेस्ट करके हर व्यथा, हर पीड़ा से बचाने के लिए संसाधनों का हम पृथ्वी से मांग करते हैं। देखिए कितनी पवित्र चीज। माने आप पेड़ के पत्ती को तोड़ना है अगर, तो पहले आप पेड़ से परमिशन लीजिए। कुदरती वसायल आपके जागीर नहीं है। जितना हक एक इंसान का इस प्रकृति पर है, उतना ही हक एक चींटी का भी है। इसीलिए आग्रह करके उससे हम ज्ञान लिए हैं। चरक संहिता में भी ये चीज़ लिखी है। चरक एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने स्किन के बारे में, डिजीज़ के बारे में बहुत लिखा, और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको कहा जाता था कि ये पर्यावरण के तत्वों से बात करते थे। तो ये चीज़ें बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से इसमें बताया गया है। दूसरा अथर्ववेद है। अथर्ववेद 1000 से 800 BC के बीच में लिखा गया। इसमें बताया गया कि प्रकृति सूक्त में छित पृथ्वी तत्व का मानव जीवन में क्या महत्व है, तथा ये किस प्रकार अन्य 4 प्रकृति तत्वों के संग समायोजन क्रियाशील रहकर उनके समस्त जड़ चेतन को जीवनी शक्ति प्रदान करती है। हाउ द 4 fundamental elements interact with each other to provide entire life supporting system to the mankind.
प्रकृति का मनुष्य से जो इंटरलिंक है वो कितना अटूट और कितना गहरा है और कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, माने दुनिया के जो शुरुआती किताबें हैं उसमें इसका वर्णन इतना इलेबोरेटेड है कि अगर उसको हम इसमें डिस्क्राइब करें तो ये तो पूरा 2-3 घंटे की स्लाइड हो जाएगी। तो फिलहाल ये आपका अथर्ववेद और यजुर्वेद का एक पोर्शन है। इसमें लिखा हुआ है 5/9 और अथर्ववेद में 12/16 से हमने ये श्लोक को लिया है, इस मटेरियल को लिया है। और जो ये मटेरियल है ये गीता प्रेस का जो ऑनलाइन साइट है वहाँ से मैंने इसको ड्रॉ किया है, लिया है उधार पढ़ने के लिए और आपके लिए, ताकि ये जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँ। अब आगे चलते हैं, फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर। जी हाँ, इकोसिस्टम को फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर कहा जाता है। नेचर के कार्य करने की प्रणाली कैसी है इसको बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब देखिए, इसमें आप एक समय काल के बारे में बात करें, यहाँ पे एक मैंने लिखा है स्टेज 2 हिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट 1900 से 1960 द एरा ऑफ राइजिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इकोलॉजिकल सेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। इसके बारे में जानकारी मैंने आई बटन में शेयर की है, जो मेरा चैनल पे वीडियो लोड है, इन्वायरमेंट की हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें स्टेजेस है, स्टेज 1, 2, 3। अब देखिए ये सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में इकोलॉजी खोजी गई थी, इन्वायरमेंट खोजा गया, उसके बाद इकोलॉजी खोजी गई और अब इकोसिस्टम। 1900 से 1960 के बीच में इकोसिस्टम सक्सेशन और ये सारी प्रक्रियाएं चली। तो अब चूंकि 1935 में इसको खोजा गया है फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपको याद रहे कि ये जो आप 1935 का जो टाइमलाइन है वो किसके बीच में आता है इन्वायरमेंट के, 1900 से 1960 में। और वो एरा कहा जाता था राइजिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, और उसमें क्या हो रहा था, इकोलॉजिकल सेंस ऑफ इन्वायरमेंट को हम लोग इनोवेट कर रहे थे। तो फिलहाल एजी टांसले, ऑथर गिब्स टांसले 1935 में इन्होंने इकोसिस्टम को डिफाइन किया, लिटरली साइंस के फील्ड में। वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी इकोसिस्टम हम लोग समझ रहे थे, डिपेंडेंसी और ऊर्जा का प्रभाव अभी पीछे दोनों ही वेदों में मैंने बताया। तो इन्होंने 1935 में इसको डिस्क्राइब किया, who defined it as the system of transfer of materials between organism and their environment। देखा, वही 4 तत्व जो है पीछे, देखिए ऋग्वेद में 5 तत्वों की बात की गई थी, यहाँ पे 4 मूलभूत तत्वों को बात किया जा रहा है और उन 4 मूलभूत तत्वों का इंटरेक्शन को हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं 5वें तत्व की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाए कि सर जो है आप तो 5 तत्व कह रहे थे, यहाँ 4 ही तत्व बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ पे मैं 4 बोल रहा हूँ, जानबूझकर बोल रहा हूँ, क्योंकि 4 के बारे में ही डिस्क्रिप्शन है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल जो हो रहा है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, अब इसको डिफाइन कैसे कर रहे हो, डेफिनेशन उन्होंने एक दिया। डेफिनेशन जो दिया उसमें उन्होंने बताया कि इट इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, सारे चीज़ों का आपसी सम्मेलन, इंटीग्रेशन को यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया। नेक्स्ट चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम क्या है। एंड इकोसिस्टम जो कि किताबों में है, अमूमन हर किताब में मिलेगा, क्लास 8th से पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम आप। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रोब सब एग्जिस्ट करते हैं इन कंजक्शन विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ देयर इन्वायरमेंट। प्लांट का इन्वायरमेंट से रिलेशन, एनिमल का इन्वायरमेंट से रिलेशन, माइक्रोब्स का इन्वायरमेंट से रिलेशन, और कौन सा इन्वायरमेंट होगा, एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल्स, इन सब के बारे में इंटरैक्ट कर रहे हैं एक सिस्टम में, उसी के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है। तो पिछली कई किताबों को पढ़कर जो विचार मेरे मन में आया इन्वायरमेंट को लेकर, जो डेफिनेशन मैंने डिस्क्राइब किया, मेरी एक आदत है कि मैं पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद अपने विचार लिखता हूँ। तो उस विचार के अंतर्गत मैंने लिखा कि एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज एन यूनिफाइड डायनेमिक कॉम्प्लेक्स
of biotic community and abiotic community interacting as a functional unit in nature. इकोसिस्टम इंटरैक्ट कर रहा है और इकोसिस्टम में हर कंपोनेंट बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। दोनों ही आपस में इंटरैक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक यूनिट ऑफ नेचर बनाते हैं। और यही यूनिट ऑफ नेचर प्रकृति के कार्य करने की क्रिया प्रणाली है, इसीलिए इकोसिस्टम को फंक्शनल किंगडम ऑफ द नेचर कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे तो आपको एक इस तरह का चार्ट दिखेगा, गूगल पे भी देख सकते हैं। पर अब इस चार्ट को एक्सप्लेन करना है। इस चार्ट को एक्सप्लेन करने की शुरुआत हम टर्म से करते हैं। तो टर्म इकोसिस्टम क्या है, यूनिफाइड डायनेमिक कॉम्प्लेक्स। अब इस यूनिफाइड डायनेमिक कॉम्प्लेक्स को हमको दो हिस्सों में बांटना पड़ता है। पूरे धरती पर कोई भी फिनोमिना होगा, कोई भी फिनोमिना एक्स वाई जेड, कोई भी डिजास्टर हो जाए, कोई क्लैमिटीज हो जाए, कोई इकोलॉजिकल फैक्टर है, कुछ भी है, ये हमेशा ही दो तरीके से हो सकती है, केवल दो तरीके से। या तो वो प्राकृतिक तरीका होगा या तो मनुष्य के द्वारा ट्रिगर अप होगा। उसी तरह इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया। प्रकृति के साथ, प्रकृति ने जिस इकोसिस्टम को डिजाइन किया है, जिन इंटररिलेशन को डिजाइन किया है वो, और जो मैन इंजीनियर्ड है, ह्यूमन मेड, जैसे हम और आप बना दें वो। तो नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम को फिर दो भागों में बांटा गया। अब ये दो भागों में जो डिवीजन किया गया, ये किस आधार पर किया गया? क्योंकि अगर पूरे दूर से हम धरती को देखें तो उसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपको दूर से पानी दिख रहा है और या तो आपको लैंड एरिया दिख रहा है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है, तो आपको क्या दिख रहा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? जो भरा हुआ है। क्योंकि जब आप बोलते हैं कि मुझे भरा हुआ पानी दिख रहा है तो ये बताता है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। खैर, अब धरती पे पानी है और लैंड एरिया है, बस यही दो चीज है। अब आइए पानी पर। पानी पे हमारे यहाँ एक टीचर है अंकुर सर, वो शायरी बहुत करते हैं और वो उन्होंने कई शायर लिखा है, तो वो मैं भूल गया, उस पर लिखते हैं कि बड़ा मुश्किल है पानी पे पानी से पानी लिखना। तो वो पानी की कहानी है और हम पानी की कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर अब एक्वेटिक इकोसिस्टम को हम पानी को कैसे बांट देंगे? आप सवाल ये उठता है। तो बांट सकते हैं कैसे? या वो पानी फ्रेश होगा या वो पानी खारा होगा। दो ही पानी होता है, फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर। तो ये दो पानी हिस्सों में बांटते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेराइन वाटर इकोसिस्टम। अब मेराइन तो हो गया भाई, चाहे ओशन में हो, चाहे जो है आपका समुंदर में हो या इसमें सी में। ओशन और सी दो चीज़ें होती हैं मराइन के लिए, ध्यान रखिए, ओशन और सी। इसके ओशन अलग है और सी अलग है, ये भी आप जान लीजिए। और ओशन और सी का बांटें तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ओशन क्या है? ओशन ज़्यादा गहरा होगा इन रिस्पेक्ट टू सी। ओशन ज़्यादा सलाइन होगा इन रिस्पेक्ट टू सी। ओशन सपोर्ट बहुत कम करता है मेराइन सिस्टम को, सी ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्यों? ओशन में सनलाइट ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है, पर सी में सनलाइट बहुत दूर तक, अंदर गहरे तक जाती है। इसीलिए सी की प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू ओशन। देखिए, ये इन्वायरमेंट साइंस वाला जब इकोसिस्टम पढ़ाएगा ना तो कुछ नया ही आपको बताएगा, और ये वही चीज़ है। अब फ्रेश वाटर पे आइए। मेराइन में सी और ओशन आप समझ गए। फ्रेश वाटर में आते हैं तो फ्रेश वाटर भी दो प्रकार का होता है। और कैसा दो वाटर? एक तो लोटिक होता है जो लोटते लोटते चलता है, और दूसरा होता है लेंटिक, स्टैंडिंग। लोटिक इकोसिस्टम जो होता है ये बहुत ही, माने इसका एक उद्गम होगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और एक उसका होगा पॉइंट ऑफ एंड। मतलब P1 एंड P2 दो पॉइंट्स होंगे। पर लेंटिक जो होगा, इट इज लेंटिक इकोसिस्टम इज बाउंडेड, ये बाउंड्री होगी इसकी, इसके अंदर ये स्टोर्ड रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। हाँ, कहीं से आ सकता है
पर वो कहीं जाएगा नहीं, नेचुरली एग्जिस्टेंस, और ये सारे के सारे नेचुरल हों तभी ये नेचुरल इकोसिस्टम में आएंगे। फिर आइए आप नेचुरल इकोसिस्टम में दूसरा रूप, अब टेरेस्ट्रियल भी है हमारे यहाँ भाई, लैंड है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को मेजरली जो क्लासिफाइड किया गया है उसमें है ग्रासलैंड, डिजर्ट, फॉरेस्ट एंड केव। ग्रासलैंड, डिजर्ट, फॉरेस्ट एंड केव। अच्छा, बहुत जगहों पे क्लासिफिकेशन में आप फ्रेश वाटर के साथ आप पढ़ेंगे कि लिख दिया है वेटलैंड, पर किसी के लिख देने से थोड़ी ना हो जाता है, आंख में पट्टी बांध लेंगे दोपहर में तो रात थोड़ी ना है। वेटलैंड जो है वो बाउंडेड होते हैं, सराउंडेड, वो लैंटिक इकोसिस्टम में ही आते हैं, समझ लीजिएगा इसको। इसके बाद मैराइन इकोसिस्टम में, अब बहुत लोग कहते हैं कि जो है लैंटिक इकोसिस्टम में वेटलैंड हो गया, मैराइन में ओशन और सी हो गया, इसी मैराइन में ही आता है इस्चुरी। इस्चुरी इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मैराइन इकोसिस्टम, नॉट पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये 2-3 जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए टेरेस्ट्रियल में, तो टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड, डिजर्ट, फॉरेस्ट और केव, ये 4 मुख्य पॉइंट, 4 मुख्य तरह के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, इनके कंट्रीब्यूशंस पे फोकस करूं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा इसके बारे में भी हम पढ़ लें। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वह इकोसिस्टम होता है जो कि मैन मेड होता है। अभी आगे एग्जांपल्स हैं, मैन मेड होता है, जैसे एक्वेरियम है, मैन मेड है। मैन मेड मतलब क्या है? मैन इंजीनियर्ड, पानी से लेकर एयर, मिनरल, सारे कंपोनेंट जो भी आपके द्वारा उसमें दिए जाएं वो कंट्रोल्ड होंगे, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे किसान अपना खेत है, खेत जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। कब खाद देना है, कब पानी देना है, कब उसको कोड़ाई बुड़ाई करनी है, ये सारा कुछ आप सीखेंगे, एक समय पे करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि खेत में आपने खाद छीट दिया, कोड़ दिए, पानी चला दिए, ऐसे तो करेंगे नहीं। उसका एक नियम है, सिस्टमैटिक पैटर्न है, उसी तरह वो पैटर्न आपके द्वारा डिजाइन है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हम रखते हैं। अब आइए जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में, तो 70% हमारे पास एक्वेटिक है और 30% हमारे पास लैंड एरिया है। एक्वेटिक इकोसिस्टम का 70% में सबसे ज्यादा मैराइन कंपोजिट इकोसिस्टम है, 97% मैराइन इकोसिस्टम है, और 3% वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। यही 3% आगे लोटिक, लैंटिक में, वेटलैंड में बढ़ता चला जा रहा है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है टेरेस्ट्रियल में, इस 30% का, वो फॉरेस्ट है, और इसके बाद से जो है वो है ग्रासलैंड 24%। दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, हालांकि केव भी है और सब कुछ है। अब देखिए चतुराई यहाँ पे कहाँ करते हैं, पूरा 40% जो फॉरेस्ट हमारे यहाँ है, ये 40% उस 30% लैंड एरिया का है, 30% का ये 40% है, और ये जो 24% आप देख रहे हैं 24%, ये इस 30% का रिमेनिंग 24% जो ये बचेगा वो है। यहां पर एक और जनरल नॉलेज आपको बताते हैं, किसी भी कंट्री के लिए, कोई भी कंट्री हो, चाहे युगांडा, चाहे पाकिस्तान, चाहे नेपाल, चाहे भूटान, चाहे बांग्लादेश, चाहे बर्मा, चाहे इंडिया, चाहे अमेरिका, हर कंट्री के लिए कंपलसरी है कि उसका जितना भी लैंड एरिया हो, उसका 33% लैंड एरिया, 33% लैंड एरिया मस्ट बी कवर्ड बाय द फॉरेस्ट और ट्रीज। तो उसको कहते हैं कि ये ग्रीन जोन में है, या कोरोना वाला ग्रीन जोन नहीं, वो ग्रीन जोन, एनवायरमेंट वाला ग्रीन जोन, वो ग्रीन जोन में आता है, वो ग्रीनरी में आता है। भूटान इकलौती धरती की ऐसी कंट्री है जिसका जो है कार्बन का उत्सर्जन 0 है, 0 पूरे वर्ल्ड में। भूटान इकलौती ऐसी कंट्री है, बेस्ट एनवायरनमेंट उसका है, क्योंकि वहां पे लोगों ने मेहनत किया है। दे नो देयर रिसोर्सेज वेरी वेल एज कंपेयर टू अदर्स इंक्लूडिंग इंडिया।
आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, रूपरेखा, तो कोई भी इकोसिस्टम होगा, कोई भी, चाहे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एक्लोटिक, लैंटिक, रिवर, पॉन्ड, कोई भी इकोसिस्टम होगा उसका एक मूलभूत ढांचा होगा और वो ढांचा आपके सामने है। हर इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट होंगे, चाहे आप पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़िए, चाहे केव इकोसिस्टम पढ़िए, चाहे आप इस्चुरी इकोसिस्टम पढ़िए, चाहे मैराइन पढ़िए, उसमें एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। सबके अपने अपने कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखिए, एबायोटिक कंपोनेंट जो लोटिक इकोसिस्टम का होगा वो पूरे ग्लोबल लेवल पर सेम होगा, जो लैंटिक का होगा वो पूरे ग्लोबल लेवल पे सेम होगा, जो मैराइन का होगा वो पूरे ग्लोबल लेवल पे सेम होगा, जो टेरेस्ट्रियल का होगा वो ग्लोबल लेवल पे सेम होगा, जो आपका ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, केव का होगा वो सब ग्लोबल लेवल पे सेम होगा। एबायोटिक कंपोनेंट्स में वेरिएशंस बहुत ही माने माइनर होते हैं, पर जो माइनर होते हैं ये होते बड़े ड्रास्टिक हैं। यही ग्लोबल वार्मिंग, इसी ड्रास्टिक, इसी जो माइनर चेंज है ना, इसी को हिट कर रहा है। लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहता है कि हम उस चीज पर निर्भर नहीं जो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, हम उस चीज पर निर्भर है जो हमें सबसे कम मात्रा में चाहिए होती है। यह नियम हर जगह लगता है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? क्लाइमेटिक, जैसे आपका हो गया वेदर, रेनफॉल, सनलाइट है, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। इडेफिक मतलब सॉयल कंपोनेंट्स, पीएच, ऑर्गेनिक्स, इनऑर्गेनिक्स, ये सब। टोपोग्राफिक, अब देखिए कुछ विद्वान लोगों ने फिर यही गलती की है, टोपोग्राफिक को इडेफिक में डाल दिया है ना। टोपोग्राफिक अलग है। टोपोग्राफिक मीन्स स्लोप ऑफ द माउंटेन, वैलीज, इन सबों को टोपोग्राफिक में रखा जाता है। टोपोग्राफिक फैक्टर का एग्जांपल आप दिखाएं, आप 3 इडियट देखा होगा आपने, जहाँ पे वो फुंगसुक वांगड़ू रहते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे लद्दाख पूरा रॉकी और बगल में देख रहे हैं कश्मीर, वादियाँ, समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस ऐसे ही डेक्कन में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जब आप साउथ की तरफ बढ़ेंगे, ऊटी मस्त जगह, वहीं पे बगल में आप देखेंगे ड्राइनेस। राजस्थान एक तरफ अरावली माउंटेन है, उधर हरा भरा है, एक तरफ एकदम रेत ही रेत। तो ये टोपोग्राफिकल चेंज है, ये टोपोग्राफिकल चेंज है। तो इसीलिए मैंने इसको यहां पे अलग रखा है। एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंटेंट में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अब आइए बायोटिक कंपोनेंट पे। जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में नीचे हमको पोस्ट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन इसके बाद आपको ये रहेगा कि हमारे पास जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसको भी मैंने मेंशन कर देना है नीचे, और डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फील फ्री, आप फ्री होकर हमसे क्वेश्चन पूछिए। आई एम 24/7 अवेलेबल हियर। अब बायोटिक कंपोनेंट पे चलते हैं। ये जान लीजिए, एबायोटिक कंपोनेंट सभी इकोसिस्टम में, जैसे जो आप पढ़ रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट देखा आपने। अब एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ लोटिक सेम होगा पूरे दुनिया में, लैंटिक सेम होगा पूरे दुनिया में, मेराइन सेम होगा दुनिया में, फिर इसके बाद से ग्रासलैंड का सेम होगा, डिजर्ट का सेम होगा, फॉरेस्ट का सेम होगा, केव का सेम होगा। माइनर चेंज होंगे, बहुत ही माइनर, और यही माइनर चेंज ग्लोबल वार्मिंग के लिए रामबाण है। यही ग्लोबल वार्मिंग इसको हिट कर रहा है। उन माइनर चेंज में, बदलाव में पूरा इकोसिस्टम साफ हो रहा है। और जब फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर ही नहीं रह जाएगा तो उगाओगे क्या, खाओगे क्या, और कहाँ रहेंगे हम लोग, वो तो भगवान मालिक है सब भाई, और कौन मालिक है। आगे चलते हैं। एक्चुअली मैं, मेरी आदत है, मैं क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अब ये ऑनलाइन क्लास भी मैं उसको क्लासिक की तरह देख रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है कि स्टूडेंट्स भी सामने बैठे हैं और मैं बतिया रहा हूँ उनसे। तो बायोटिक कंपोनेंट में चलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया, पर मेरा क्लासिफिकेशन है कि बायोटिक कंपोनेंट 2 प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब वह स्पीशीज जो कि खुद अपना खाना बनाए, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर, वह श्रेणी जो प्रोड्यूसर की है। दूसरा है हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब वो जो प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट हो। हेट्रोट्रॉफ्स खाना नहीं बनाते, वो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, उनकी डिपेंडेंसी ऑटोट्रॉफ्स पे होती है। अब ये प्रोड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज
दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स माइक्रोब्स, स्मॉल। अब इस हेटरोट्रॉपिक ट्रॉप्स को हम आगे और इलेबोरेट करते हैं। हेटरोट्रॉप्स जो आपका है, तो मैक्रो कंज्यूमर में क्या आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरीज जो डायरेक्टली डिपेंड है ऑटोट्रॉप पे, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरीज जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है, टर्सरी कंज्यूमर्स। अब देखिए यहां पर एक मैंने ऐड किया है, टर्सरी कंज्यूमर्स लार्ज कार्निवोरीज। लार्ज कार्निवोरीज इज द स्पीशीज विच ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी, but they are not omnivorous. Remember this, they are not omnivorous. अब क्वाटरनरी कंज्यूमर और जो है फाइनल जो कंज्यूमर्स हैं वो ओमनिवोरीज हैं। ओमनिवोरीज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और गाय बगाए ऑटोट्रॉप्स पे भी कभी कभी निर्भर हो जाते हैं, प्रोड्यूसर्स पे हो जाते हैं निर्भर। फिर आइए अब मैक्रो कंज्यूमर में के बाद से माइक्रो में। माइक्रो कंज्यूमर्स में सैप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स होते हैं। कहीं कहीं क्लासिफिकेशन में माइक्रो कंज्यूमर नहीं है, ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ एंड डिकम्पोजर लिख दिया है, वो गलत है। क्योंकि अगर यहां आप डिकम्पोजर लिख देंगे तो जो इकोसिस्टम का डायग्राम आप बनाते हैं एक्स शेप वाई शेप डायग्राम, वो नहीं बनेगा। ये जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं ये एग्जैक्ट है। अगर माइक्रो कंज्यूमर यहां है तो इट मीन्स कि प्लांट के डेड के बाद से भी उसको कंज्यूम कर सकता है। फिर इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के भी, सेकेंडरी कंज्यूमर के डेथ एंड डीके के बाद ये इस पर एक्टिव हो जाएगा। टर्सरी लार्ज कार्निवोरस पे भी एक्टिव होगा, क्वाटरनरी ओमनिवोरस पे भी एक्टिव होगा। समझ रहे हैं? तो इसकी एक्टिविटी सब पर निर्भर कर देगी, इसीलिए इसको यहां पे मैंने ऐड किया है। फिर टाइप्स ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम विथ एग्जांपल, मैं इसी को इलेबोरेट करना है नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहला है, आपने पढ़ा लोटिक। लोटिक में आता है पॉन्ड, लेक, वेटलैंड्स। लेंटिक में रिवर, स्ट्रीम। मेराइन में सी एंड ओशन एंड स्टूरीज। फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमारे पास है ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फ्लडेड, मोंटेना एंड डिजर्ट। ये अलग अलग टाइप के ग्रासलैंड हैं जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे होते हैं। ये आपका, इसके बाद से डिजर्ट, ये भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिपेंडेंट है। सब ट्रॉपिक, कोस्टल, रेन शैडो, इंटीरियर एंड पोलर डिजर्ट्स। फॉरेस्ट हमारे यहाँ अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे उस पे हैं, आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे। इक्वेटोरियल मॉइस्ट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, टेम्परेट ब्रॉड लीफ डिसिडियस फॉरेस्ट, वार्म टेम्परेट ब्रॉड लीफ डिसिडियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये सारे अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं। मेजर अभी इसके अंदर भी कई हैं, तो मेजर जो फॉरेस्ट है उनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। इसके बाद से जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैंने बताया था वो क्या क्या है। एक्वाकल्चर, जैसे पॉन्ड आप देखेंगे, कभी कभी आप मेघालय साइड में या सिक्किम मिजोरम साइड में जाएं तो देखेंगे कि कोई लेक है, उस लेक में लोगों ने पानी को रोक कर जाल डालकर खेती की है। ऐसा डल में भी होता है, ऐसा डल झील पे भी करते हैं लोग, तो उसको हम एक्वाकल्चर में कंसीडर करते हैं। वो एक्वाकल्चर होता है, एक्वाकल्चर है। उसमें जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में मछली उत्पादन भी आता है। ये सब जो मछली है उत्पादन, ये सारा आर्टिफिशियल में आएगा। उत्पादन जहाँ जुड़ रहा है, प्रोडक्शन, जैसे आपका ऑल्वी कल्चर है या एग्रोसिल्वी कल्चर है, ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है। फिर क्रॉपलैंड है, गार्डन आपका है। देखिए गार्डन का एग्जांपल मिल गया, बड़ा बढ़िया। ऐसा तो है नहीं कि भरी दोपहरी में आप पेड़ को पानी देते हैं, नहीं, सुबेरे देंगे या शाम को देंगे। ऐसा तो है नहीं कि भरी दोपहरी में पेड़ को गमले को कोड़ रहे हैं, मट्टी को शाम को या सुबेरे करेंगे, सुबेरे करते हैं मैक्सिमम। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। एक्वेरियम, अब इसमें एक आर्टिफिशियल में लिखा हूँ मैंने स्पेस इकोसिस्टम। व्हाट इज स्पेस इकोसिस्टम? स्पेस इकोसिस्टम भी एक मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम है जिसमें कि अमाउंट ऑफ जो फूड स्टफ मटेरियल होता है, जो पर ग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है, ये नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में ले जाते हैं खाने पीने के लिए। वहाँ पे भी तो खाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ऊपर, तो वहाँ पे कई कई दिनों तक रहते हैं, सालों तक रहते हैं, तो वो खाएंगे क्या? तो कई
दिनों का खाना अपने बॉडी डाइट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके ले जाते हैं, तो उसको हम स्पेस इकोसिस्टम कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंजम्पशन। ठीक है, इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो इन्हीं इकोसिस्टम को और ज़्यादा इलेबोरेट करते हुए आगे की तरफ हम चलेंगे। ये इकोसिस्टम का पार्ट 1 था। थैंक यू वेरी मच। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कैसा लगा उसको कमेंट में डाल दीजिएगा। कोई भी प्रश्न होगा किसी भी वीडियो से तो आप पूछ सकते हैं। शुरुआत में ही मैं आई बटन पे इसको शेयर कर दूंगा, वो हिस्ट्री वाला, उसको आप देख लीजिएगा, स्टेजेस उसमें है। बहुत ही सरल तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश किया हूँ, और अपने सुझाव हमें दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड रहेगा। थैंक यू।